भारतीय राजनीति में कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो पहले तो बड़े से बड़े गुनाह करते हैं और फिर जमकर अपने रसूल पावर और पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही 6 बार के विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री रहे बाहुबली नेता की है, जिसने पहले तो अपनी सी आधी उम्र की लड़की को अपने झांसे में फंसाया और फिर उसे 3 बार प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसके साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की। तो आखिरकार क्या है मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। यकीन मानिए, जब आप इस केस के बारे में सब कुछ जानेंगे तो आपके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्राइम टॉपिक मुकेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। 1999 में पहली बार विधायक बनने वाले अमरमणि त्रिपाठी आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ये लगातार विधायक तो चुने ही जाते थे, साथ ही सरकार बदलने के बाद भी ये हर पार्टी की सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ करते थे। दूसरी तरफ इस कहानी की दूसरी अहम किरदार मधुमिता शुक्ला बहुत ही कम उम्र में ही कवि सम्मेलनों के आयोजकों की पहली पसंद बन गई थी। अभी इसकी उम्र 20 साल भी नहीं हुई थी कि इसके तीखे तेवर और शानदार कविताओं की वजह से लोगों ने इन्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। पहले तो मधुमिता शुक्ला अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे मंचों पर प्रस्तुति देकर करती थी, मगर जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है इन्हें दूसरे राज्यों में भी बुलावा आने लगता है। अब इस क्रम में साल 2000 में मधुमिता शुक्ला के पास दिल्ली में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शामिल होने का न्योता आता है। हजारों की भीड़ के सामने कम उम्र की ये मधुमिता शुक्ला एक मजे हुए कवि की तरह अपनी कविताएं पढ़ती है, जिसे सुनकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ मौजूद ऑडियंस में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी भी शामिल रहती है। अमरमणि की मां सावित्री मणि त्रिपाठी को कविताओं से बहुत ज्यादा प्रेम था। प्रोग्राम के दौरान ही जब अमरमणि की मां को पता चलता है कि मधुमती शुक्ला भी लखनऊ की ही है, तो एक ही शहर के होने की वजह से प्रोग्राम खत्म होने के बाद सावित्री मणि त्रिपाठी अपनी 2 बेटियों के साथ खास तौर पर मधुमिता शुक्ला से मिलने जाती है और पर्सनली मिलकर मधुमिता की उत्साह भी बढ़ाती है। इतना ही नहीं, सावित्री यहाँ पर मधुमिता को लखनऊ वापस आने पर उनके घर आकर मिलने का न्योता भी देती है। अब यहाँ पर मधुमिता भी अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक कद से बखूबी वाकिफ थी और मधुमिता यहाँ पर अमरमणि की मां के निमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेती है और वादा करती है कि लखनऊ वापस आने के बाद वो जरूर उनके घर आएगी। अब जब वादे के मुताबिक मधुमिता वापस लखनऊ आती है तो अमरमणि के घर उसके मां से मिलने के लिए वो चली जाती है। दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। यहाँ सावित्री मधुमिता की कविताओं से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाने का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। इसी क्रम में जब एक दिन मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी के घर पर आती है तो तभी अमरमणि की नजर मधुमिता पर पड़ती है। अमरमणि इससे पहले मधुमिता शुक्ला के बारे में कई बार सुन चुका था। इसके अलावा भी अमरमणि की मां भी मधुमिता के बारे में कई बार अमरमणि से बात कर चुकी थी। इसलिए पहली ही मुलाकात में अमरमणि मधुमिता से अपनी चुनावी भाषण के लिए कुछ लाइनें लिखने को कहता है। अमरमणि के कहने पर मधुमिता तुरंत कुछ लाइनें लिखकर अमरमणि को दे देती है और इस तरह अमरमणि तथा मधुमिता शुक्ला की बातचीत जो है वो शुरू होती है। धीरे धीरे नियमित तौर पर दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। दुनिया की नजरों में मधुमिता अमरमणि के लिए चुनावी भाषण तैयार करती है और ये सब कुछ महीने चलता रहता है। अब 9 मई साल 2003 की ये बात है। मधुमिता जो होती है वो लखनऊ के निशानगंज इलाके के पेपर मिल कॉलोनी की मकान नंबर 33/60 में अपने एक नौकर देशराज के साथ रहा करती थी। शाम का समय था और मधुमिता कुछ लिखने में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पे 2 व्यक्ति दस्तक देते हैं। दोनों को देखकर मधुमिता घर के अंदर आने को कहती है और दूसरी तरफ मधुमिता अपने नौकर देशराज को कहती है कि मेहमानों के लिए चाय बनाकर लेके आओ। देशराज घर पे आए मेहमानों के लिए चाय बना ही रहा होता है कि तभी उसे घर के अंदर गोली चलने की आवाज आती है।
वो जल्दी से किचन से भागकर बाहर निकल के आता है तो देखता है कि फर्श पर मधुमिता खून से लथपथ पड़ी हुई है और जिस मेहमान के लिए वो चाय बना रही थी वो तेजी से घर का दरवाजा बंद करके मोटरसाइकिल से भाग रहा है। देशराज यहाँ पर दोनों को भागते देख शोर मचाता है और मदद के लिए लोगों को बुलाता है, मगर कोई भी उन दोनों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता है। इधर तड़पते हुए कुछ ही देर बाद मधुमिता का शरीर भी ठंडा पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब देशराज इस बारे में मधुमिता शुक्ला की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को यह खबर देता है। निधि यह खबर सुनते ही आ जाती है और इस हत्या की जानकारी लगभग 7 बजे के आसपास स्थानीय जो पुलिस स्टेशन होती है वहां पर जाकर देती है। हत्या की खबर सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है, मगर जब कुछ पुलिस अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि दरअसल घर में किसी भी तरह की कोई लूटपाट तो हुई नहीं है, बल्कि सब चीजें यहाँ पे वहीं की वहीं है और जो यहाँ पर गोली मारी गई थी मधुमिता को वो बहुत करीबी से मारी गई थी। फिर मधुमिता के कमरे की तलाशी ली जाती है जहां से उन्हें मधुमिता का मोबाइल और कुछ पर्सनल डायरी मिलती है। अब पुलिस ने इन चीजों को जब्त करके उसे जांच के लिए भेज देती है और जबकि मधुमिता के शव को अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब खबर आती है कि जिस अस्पताल में मधुमिता का पोस्टमार्टम होता है वहां खुद अमरमणि त्रिपाठी अपने सहयोगियों के साथ आते हैं और पोस्टमार्टम पूरा होने तक वहीं पे खड़े रहते हैं। अमरमणि के ऐसा करने के पीछे की वजह तब ये बताई जाती है कि निजी तौर पर मधुमिता को अमरमणि की मां पसंद किया करती थी और उसके अलावा मधुमिता खुद भी अमरमणि के लिए काम किया करती थी, इसलिए अमरमणि मधुमिता के परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रूम तक आते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद अमरमणि त्रिपाठी अपने ही निगरानी में मधुमिता शुक्ला के शव को मधुमिता के पैतृक आवास यानी कि लखीमपुर खीरी के लिए रवाना कर देते हैं। अब लखनऊ से मधुमिता शुक्ला का घर लगभग 140 किलोमीटर दूरी पे था। इसमें से लगभग 110 किलोमीटर का सफर सभी लोगों ने यहाँ पर तय कर चुके थे और उधर मधुमिता के गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। तभी लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को कुछ गुप्त जानकारी मिलती है। वो तत्काल ही पुलिस की एक टीम भेजकर किसी भी कीमत पर मधुमिता शुक्ला के जो शव को वापस लखनऊ लाने का आदेश दे देती है। दरअसल जब मधुमिता शुक्ला की डायरी और मोबाइल की जांच की जाती है तो शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि मधुमिता ने अपने डायरी में अपने गर्भवती होने के बारे में लिखा था। इसके अलावा इस डायरी में यह भी पता चलता है कि मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी पिछले कई वर्षों से लगातार रिलेशनशिप में थे। डायरी में यह भी दावा किया गया था कि इन दिनों मधुमिता शुक्ला जो थी वो गर्भवती भी थी। अब जो एसएसपी अनिल अग्रवाल होते हैं तुरंत ही इन दावों के बारे में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को बताते हैं। निधि ये बात कंफर्म करती है कि अमरमणि त्रिपाठी और उसकी बहन मधुमिता शुक्ला काफी समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और ये तीसरी बार है जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई थी। इससे पहले 2 बार मधुमिता का एबॉर्शन करवा दिया गया था और इस बात का भी जिक्र मधुमिता की डायरी से ही मिलता है। अब पुलिस वालों को यह बात समझ में आने लगती है कि अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी क्यों कर रहे थे। वो वहां पर हमदर्दी दिखाने नहीं गए थे, बल्कि वो अपना वहां पर गुनाह छुपाने के लिए मधुमिता के शव को जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए गए थे। अब एसएसपी अनिल अग्रवाल जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर मधुमिता का शव वापस लखनऊ लाने के लिए कहता है ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि मधुमिता वास्तव में प्रेग्नेंट है या नहीं है और अगर प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का पिता कौन है। अनिल अग्रवाल के आदेश पर फिर से वापस 110 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मधुमिता के शव को बेहद ही चुपचाप तरीके से गुपचुप तरीके से वापस लखनऊ लाया जाता है तथा शुरुआती जांच में यह कंफर्म हो जाता है कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का कहीं भी जिक्र ही नहीं किया गया था क्योंकि पोस्टमार्टम रूम में मौजूद अमरमणि त्रिपाठी ने दबाव डालकर शुरुआत में ही तथ्य को छुपा दिया था। अब यहाँ पर एसएसपी अनिल अग्रवाल अपनी निगरानी में मधुमिता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का डीएनए टेस्ट सैंपल कलेक्ट करवाते हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस बच्चे का पिता कौन है। अब जैसा कि मधुमिता शुक्ला की डायरी में अमरमणि त्रिपाठी का जिक्र बच्चे के पिता के तौर पे किया गया था, इसलिए पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अमरमणि त्रिपाठी का भी डीएनए सैंपल यहाँ पर लिया जाता है।
कुछ दिनों के बाद जब डीएनए सैंपल का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वास्तव में मधुमिता शुक्ला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसका पिता कोई और नहीं बल्कि अमरमणि त्रिपाठी ही है। इन सब के अलावा वैसे शुरुआत में ही मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला पुलिस के सामने बयान देते हुए अमरमणि त्रिपाठी पर ही अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। निधि के मुताबिक अमरमणि ने मधुमिता से शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए थे और पहले 2 बार जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई थी तब किसी तरीके से अमरमणि ने अबॉर्शन करवा दिया था, मगर तीसरी बार मधुमिता अबॉर्शन कराने से मना कर देती है। इस कारण अपनी गुनाह छुपाने के लिए अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता की हत्या करवा देते हैं। निधि शुक्ला के इस बयान के बावजूद शुरुआती दौर में अमरमणि त्रिपाठी या अमरमणि के परिवार को किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जाता है और ना ही किसी का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाता है। मगर जब डीएनए रिपोर्ट आ जाती है तो इस मामले को क्राइम ब्रांच लखनऊ को भेज दिया जाता है। अब लखनऊ क्राइम ब्रांच के तत्कालीन एसपी राजेश पांडे इस केस की पूरी ईमानदारी से जांच करते हुए शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि तत्काल ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस ट्रांसफर में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का हाथ बताया जाता है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी और अमरमणि त्रिपाठी तब मायावती की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। मायावती पर आरोप लगने लगते हैं कि वो अमरमणि त्रिपाठी को बचाने के लिए ही अधिकारियों का ट्रांसफर करवा रही है। फिर यहाँ पर लोगों की लगातार सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग होती रहती है, मगर मायावती इस मामले को सीबीआई तक नहीं भेजती है। हालांकि जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो तब इस मामले की जांच सीआईडी को दे दी जाती है। मामला हाथ में लेने के बाद सीआईडी के अधिकारी इस मामले की जांच शुरू कर देते हैं, मगर यहाँ भी कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिलती है। दरअसल जब सीआईडी के 2 अधिकारी पूरी मेहनत के साथ इस केस की जांच करने लगते हैं तथा एक दिन अमरमणि त्रिपाठी के घर उससे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं तो उन 2 अधिकारियों को वहां पर मायावती सरकार जो होती है वो सस्पेंड करवा देती है। अब खुले तौर पर मायावती पर अमरमणि त्रिपाठी को बचाने का जो आरोप है वो लगने लगता है। हालांकि जब हंगामा ज्यादा बढ़ता है तो मायावती अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से तो निकाल देती है, मगर उनके खिलाफ जांच में किसी तरह की कोई तेजी नहीं दिखाती। अब इसी बीच बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही निधि शुक्ला मामले के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात करती है तथा उनसे इस मामले को जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश करती है। कथित तौर पर पीएमओ से दबाव आने के बाद मायावती इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने को तैयार हो जाती है। फिर 17 मई 2023 को आखिरकार इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। अब जो जांच में खुलासा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला होता है। दरअसल इस हत्या में केवल अमरमणि त्रिपाठी का ही रोल नहीं था, बल्कि पूरी साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया था। सीबीआई की जांच में सामने आता है कि पहले तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की मुलाकात यूं ही होती है, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अमरमणि त्रिपाठी यहाँ पर शादीशुदा और बच्चों के पिता होते हुए भी अपनी से आधी उम्र की लड़की मधुमिता शुक्ला के साथ शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। पहले 2 बार मधुमिता जब प्रेग्नेंट होती है तो अमरमणि के कहने पर वो अबॉर्शन करवा लेती है, मगर तीसरी बार वो अबॉर्शन करवाने से इनकार करती है तथा अमरमणि पर शादी करने का दबाव भी वो बनाने लगती है। अब इधर इस बात की भनक जो है अमरमणि की पत्नी मधुमती त्रिपाठी को लग जाती है और इस बात को लेकर ये पति पत्नी में आपस में कई बार लड़ाइयाँ झगड़े ये सब भी होने लगते हैं। मगर अमरमणि अपनी पत्नी के इन आरोपों को नकारता रहता है और कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी मधुमती को यकीन नहीं होता है और वो अपने करीबी रिश्तेदार भतीजे रोहित चतुर्वेदी को अमरमणि पर नजर रखने को कहता है। अब हमेशा की तरह जब एक दिन अमरमणि मधुमिता शुक्ला के घर मिलने के लिए जाता है तो रोहित इस बात की जानकारी मधुमणि को दे देता है, यानी कि उसकी पत्नी को दे देता है। फिर मौके पर पहुंचकर मधुमणि रंगे हाथ अपने पति अमरमणि को पकड़ लेती है और रंगे हाथ पकड़ने के बाद वो अपनी पत्नी को सारी कहानी जो है वो सच सच बता देता है और कहता है कि जो मधुमिता शुक्ला है वो शादी के लिए अब दबाव बना रही है। अब यहाँ पर मधुमणि कहती है कि अगर मधुमिता शुक्ला को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरी समस्या ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसी के बाद मधुमिता के कत्ल का प्लान शुरू हो जाता है और इसी सिलसिले में जो अमरमणि की पत्नी होती है मधुमणि त्रिपाठी मार्च 2003 में रोहित से मिलती है
अब जो रोहित होता है वो मधुमिता को खत्म करने का काम संतोष राय नाम का एक व्यक्ति को दे देता है और इस सिलसिले में संतोष राय, रोहित चतुर्वेदी और मधुमनी की मुलाकात भी होती है। इस मीटिंग में मधुमनी कहती है कि इस काम में जितना पैसा लगेगा उतना वो देने को तैयार है, बस इस काम को पूरी सफाई के साथ आपको करना है। इसी के बाद पूरी प्लानिंग की जाती है और फाइनली 9 मई 2003 को संतोष राय अपने एक और साथी प्रकाश पांडे के साथ मधुमिता के घर पर जाता है और पहले थोड़ी देर बात करने के बाद सीधा मधुमिता को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। अब इस पूरी मामले की खुलासे के बाद 23 सितंबर 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं इस मामले में संतोष राय, सत्य प्रकाश पांडे, रोहित चतुर्वेदी, मधुमनी त्रिपाठी, अमरमणि त्रिपाठी तथा यज्ञ नारायण दीक्षित नाम के एक व्यक्ति को कत्ल का आरोपी यहां पर बनाया जाता है। अमरमणि को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, मगर कुछ ही हफ्तों बाद उसे हाई कोर्ट से बेल भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जांच के दौरान पावर और पैसे का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि एक के बाद एक कई अहम गवाह मामले से मुकर जाते हैं। इसके अलावा केस को नया मोड़ देने की भी कोशिश की जाती है। अमरमणि त्रिपाठी पक्ष की ओर से फर्जी सबूत बनाते हुए यह दावा किया जाता है कि मधुमिता शुक्ला 2002 में ही IIT कानपुर के एक छात्र से शादी कर चुकी है, मगर आगे चलकर यह दावा झूठा साबित होता है। अमरमणि की तरफ से यह भी दिखावा करने की कोशिश की जाती है कि मधुमिता शुक्ला किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके लिए BSNL के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी CDR भी बनाए जाते हैं तथा उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेशी भी की जाती है, मगर आगे चलकर यह भी फर्जी साबित होता है। भले ही एक के बाद एक फर्जी सबूत और गवाह फेल हो रहे थे, फिर भी अमरमणि त्रिपाठी पर आंच नहीं आती है और वो आजाद घूमता रहता है। इसी के बाद मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और इस पूरे मामले को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। अमरमणि त्रिपाठी की जमानत भी यहाँ पर रद्द कर दी जाती है और फाइनली उत्तराखंड में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है और अमरमणि त्रिपाठी पर लगाए गए सभी आरोप जो है वो साबित होते हैं। इस कारण 24 अक्टूबर 2007 को इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमनी त्रिपाठी समेत कुल 6 लोगों को दोषी करार दिया जाता है तथा सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी समेत बाकी आरोपी भी जेल में ही रहते हैं, मगर 2012 में इन सभी को उत्तराखंड की जेल से वापस गोरखपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कमाल की बात यह होती है कि उत्तर प्रदेश में वापस आते ही अमरमणि त्रिपाठी कुछ ही समय तक जेल में रहता है और उसके बाद बीमारी को आधार बनाकर खुद को BRD मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करवा लेता है। साथ ही मधुमनी त्रिपाठी भी बीमारी के आधार पर इस BRD मेडिकल कॉलेज के VIP वार्ड में भर्ती हो जाती है। अब 2013 में अखिलेश यादव की सरकार में अमरमणि त्रिपाठी और दूसरे आरोपी सरकार से जेल से रिहा करने की अनुरोध करते हैं, मगर अखिलेश यादव की सरकार द्वारा इस मांग को नकार दिया जाता है। इस कारण अमरमणि त्रिपाठी कभी जेल तो कभी अस्पताल में ही रहता है। आपको जानकर यहाँ पर हैरानी होगी कि 2023 तक अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल और जेल में ही रहता है, मगर 2023 के अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छे व्यवहार के आधार पर अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी को आखिरकार जेल से रिहा कर देती है। अब दोनों आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी तरफ मधुमती शुक्ला की बहन निधि शुक्ला आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामला पर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक क्राइम टॉक्स मुकेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कोई नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।